अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं और आ गए हैं दोबारा एक नया शो लेके। उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आपका बेहतरीन साबित हो। और वही जो मैं हर दफ़ा एक दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके काम ऐसे आसानी से करे कि आप ख़ुद हैरान रह जाएं। जहाँ तक अल्लाह ताला की आसानियों का ताल्लुक है, ये सब माइंडसेट की गेम है। आपको लगे कुछ भी हो रहा हो, गड़बड़ हो रही हो, आग लग जाए, आप खड्डे में गिर जाए, कुछ भी हो जाए और आप सोचें इसमें मेरे लिए ज़रूर कोई मसलहत है जो मुझे आज समझ नहीं आ रही। इस क्या कहेंगे, खुशगुमानी के एहसास के साथ आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। हमने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ होता है, मगर उनके पास जब आप थोड़ी देर के लिए भी बैठें तो 1 करोड़ कंप्लेंट्स होती हैं उनके पास। और ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सादे होते हैं, बहुत ही हम्बल उनकी, जहाँ मतलब रहते भी उनका ज़्यादा रहन सहन को इतना ज़्यादा वो नहीं होता, बहुत अमीरों वाला नहीं होता। येट व्हेन एवर यू स्पीक टू देम दे आर ऑलवेज हैप्पी एंड कंटेंट। तो जो कंटेंटमेंट है या आपका इत्मीनान है, वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। ऐसे भी मैंने अभी बल्कि रिसेंटली मेरी मुलाकात किसी फैमिली से हुई, तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्ट्रगल है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन मैंने कोई घंटा बैठ कर उनसे बातें की। और मैं जब मुलाकात के बाद मैं अपनी बहन से बात करी थी, मैंने कहा मुझे उनसे मिलकर लगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशियाँ इन्हीं की ज़िंदगी में। वो हर बात पे मुझे कह रही थी कि ठीक है बुरा वक्त आया, लेकिन देखो आज मैं कितनी खुश हूँ। और मैंने कहा कि हम उनको देखते तो हम समझते कह रहे कितनी परेशान है, इनकी ज़िंदगी में कितने मसाइल हैं, बट शी कंसिडर्स हर सेल्फ एज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन प्लानट। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट कि आप अपने कशकोल में जो अल्लाह ने आपको दे दिया है उससे आप कितना खुश हैं, कितना मुतमईन है। नहीं मुतमईन होने के लिए तो आपको कोई अरबपति बना देगा तो भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आ जाएगी। ढूंढने से वो कहते हैं ना कि कुछ भी ढूंढो, जो भी ढूंढो वही मिलता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे जितने डॉक्टर्स आते हैं, तकरीबन हर शख्स, हर डॉक्टर यही मशवरा देता है जी अपनी डाइट का ख्याल रखें, लाइफस्टाइल चेंज करें और वॉक करें। जिस डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई है वो वॉक के बारे में, हम वॉक को बहुत प्रमोट करते हैं, जो कि हम सबसे ज़्यादा कम करते हैं। हमारा तो बस चले तो हमारे पंखे भी रिमोट कंट्रोल से चले। अब तो होते हैं पंखे भी रिमोट कंट्रोल वाले होते हैं, लाइट्स भी रिमोट कंट्रोल वाली होती हैं। मैं रिसेंटली पढ़ी थी, एक स्टैनफोर्ड की स्टडी थी 2014 की, हाँ 2014 की एक स्टैनफोर्ड स्टडी थी, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपको क्रिएटिव ब्लॉक आ गया, अगर आप किसी भी किस्म के क्रिएटिव काम में हैं, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं, किसी मीडिया हाउस में काम करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप पोइट हैं, आप राइटर हैं, कुछ भी हैं, और अगर आपको क्रिएटिविटी ब्लॉक आ रहा है, गो फॉर अ वॉक। Whenever you go for a walk, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स बेटर होते हैं। और जब अगर आप सोच ना रहे हो, आप कान में हेडफोन्स लगा के, ईयरफोन्स लगा के वॉक पे चले गए, गाने सुनते हुए चले गए, व्हेन यू कम बैक आपका क्रिएटिव थिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो नॉट ओनली वॉक आपकी बॉडीली सेहत के लिए दूसरी तरह से अच्छी है कि हार्ट के लिए अच्छी है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी है, जॉइंट्स के लिए अच्छी है, हर तरह से अच्छी है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को भी इम्प्रूव करती है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी जो कहीं पर भी की जा सकती है, अगर आपका लाउंज बड़ा है तो आप उसमें अपने सर्टन स्टेप्स ले लें, छत है छत पे ले लें, गराज है गराज में ले लें, गली में, क्योंकि मुझे पता है कराची में, बाहर अगर पंजाब में रह रहे हैं तो जो करना करें, कराची में इट्स नॉट ईजी, लेकिन ट्रेडमिल ले लें, खड़े खड़े लेज़ली वॉक एक बड़ी फेमस है, वो कर लें। लेकिन वॉक आपकी सेहत के साथ साथ आपकी जहनी सेहत और क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करती है। तो ट्राई करें कि वॉकिंग अपनी रूटीन में ज़रूर लेकर आएँ, जिस तरह भी हो सकता है, जितने भी स्टेप्स पॉसिबल हो सकते हैं। वैसे तो कहते हैं 8 से 10 हज़ार स्टेप्स लेने चाहिए डे। अब हम अपने स्टेप्स काउंट करें, मजबूरी ना होना तो हमारे 100 स्टेप्स पूरे ना हो रहे हो। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जो मेरे साथ मौजूद हैं गेस्ट, हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन मसला जो हर दूसरे शख्स का मसला है, वो है दांत का दर्द। आपकी पूरी लाइफ में मैं मान ही नहीं सकती अगर कोई कहे कि मुझे दांत का दर्द कभी नहीं हुआ। सिर्फ दांत का दर्द ही नहीं होता, कभी ठंडा गर्म लग रहा है, कभी कोई मसला है, कभी गम में कुछ फंस गया तो उसका दर्द है। तो दांत एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी ना कभी उसने परेशान ज़रूर किया होगा। दांत के दर्द किस किस तरह के होते हैं, उनका क्या इलाज है, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने अभी आपको बताया था कि आज हम एक इंतहाई कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कॉमन क्या, हर घर का मसला। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चे भी इस मसले का शिकार हो जाते हैं। खैर, ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि जस्ट बिकॉज ऑफ मीठा खाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मीठा नहीं खाते येट उनके दांतों के मसाइल होते हैं। तो हम आज ये जानेंगे कि दांत का दर्द क्यों होता है, कॉमन क्या उसके रीजंस हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है और किस पॉइंट पे हमें प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए। मैं आपको मिलवाती हूँ एक डेंटिस्ट है जो हमारे इस वक्त स्टूडियो मौजूद है, सैयद अरीबुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या हाल है अरीब? ठीक ठाक, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। अरीब ये बताइए कि आपने ज़िंदगी भर में दाँत का दर्द कितना भुगता है? मेरा ये जर्नी शुरू ही दांत के दर्द से हुई थी। हैं? एज अ चाइल्ड मैं दांत के दर्द से क्लिनिक गया था, वहाँ इंस्पायर होकर आ गया, फिर इस प्रोफेशन मैंने में कहा आ कि गया। एक ऐसा काम किया जाए जिससे पैसे बच जाएं सारे खानदान के तो नहीं, फैमिली एप्रिसिएशन वाले भी बहुत होती है। अगर बच्चा दांत का दर्द बर्दाश्त करके डेंटल चेयर पे प्रोसीजर करवा ले तो लोग उसको बड़ा हीरो भी समझते हैं। उस वक्त इस वजह से इंस्पायर हो गए थे। आई थिंक बच्चा करवा ले तो सबसे बड़ा जी, ये बिल्कुल, काम है, क्योंकि बच्चे बहुत डिफिकल्ट होता है। प्लस बच्चों को एनेस्थीसिया देना भी आसान नहीं होता होगा ना, गम में इंजेक्शन। बच्चों की जो साइकी होती है उसको असल में टैकल करना मुश्किल काम होता है। एक मरतबा आप उसकी साइकी टैकल कर लें, उसको उसका कॉन्फिडेंस गेन कर लें, देन इट्स ऑल इजी, व्हिच इज अ वेरी हार्ड टास्क। और हाँ, ये डॉक्टर को क्रेडिट जाता है इसमें। जी। मुझे एक छोटा सा वाकया याद आया। मेरी बेटी की आंख में कुछ चला गया था, उसकी जो मतलब उसकी आंखें ग्रीन है तो वो हमें नज़र आ गया कि कुछ है इसकी आंख में। और बहुत वियर्ड, मतलब बहुत ऐसा वाकया मैंने कभी नहीं सुना कि उसकी वो जो ग्रीन पार्ट था उसमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जाके घुप गई। और मैं जब उसको स्कूल से पिक किया, शी वॉज 2 और 3, नहीं शी वॉज 3। तो उसने ऐसी धूप में देखा तो मैंने कहा ये क्या है, एक एक्स्ट्रा ब्लैक चीज़। तो आई टुक हर टू यही ENT, वो आई सर्जन थे, उनके पास ले गई। उन्होंने कहा कि कोई तरीका नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे ही निकालेंगे कि हम इसको एनेस्थीसिया देंगे और ये फॉरेन बॉडी पिक कर लेंगे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा बेवकूफ़ बना के देखें, हो सकता है। तो उन्होंने, अच्छा, शी हेटेड हर ग्रीन आइज़ क्योंकि सबके घर में ब्राउन थी तो शी वांटेड ब्राउन। तो हमने कहा कि तुम्हारी ना कलर डाल रहे हैं वो ब्राउन कलर, तो डाल के चेक करेंगे कि क्या तुम्हारा कलर चेंज होगा, मगर तुमने हिलना नहीं है। छोटी सी 3 साल की, पहले उसकी आंख को उन्होंने सुन किया, फिर उन्होंने कहा बस मैं कलर डाल रहा हूँ तुम्हारी आंख में, और उन्होंने वो पिक कर ली फॉरेन जो भी ऑब्जेक्ट थी। तो जो आपकी साइकोलॉजी ये थी, वो इतनी एक्साइटेड गई उस छोटी सी जो प्रोसीजर है उसके लिए कि मेरी आंख का कलर चेंज होने वाला है। बड़ी सैड थी कि मेरी आंख का कलर चेंज नहीं हुआ, ग्रीन का ग्रीन रह गया। अब खुश होती है। तो ये सारा क्रेडिट डॉक्टर को जाता है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये दांत के दर्द के क्या रीजंस होते हैं? कौन से बहुत कॉमन रीजन हैं जो एज ए डेंटिस्ट आप देखते हैं? देखें, अवाम नास को समझाने के लिए यूँ कह लेते हैं कि दांत के ऊपर प्रोटेक्टिंग लेयर्स हैं। जब पहली लेयर आपकी शेड ऑफ हो जाती है तो पेशेंट को कंप्लेन होना शुरू होती है हर वक्त ठंडे गर्म की। ये फर्स्ट वार्निंग साइन है। अगर किसी को मुस्तकिल बुनियादों पर ठंडा गर्म महसूस हो रहा है, एक रूम टेम्परेचर के पानी पर भी, तब इसका मतलब ये है कि उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मुतासिर हो चुकी है। अगर तो मुस्तकिल जब भी वो खाना खाता है, जब भी दांत चबाता है, तब उसको दर्द होता है, और जैसे ही वो वहाँ की सफाई कर लेता है दर्द चला जाता है, दैट मीन्स द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज गॉन, मीन्स ही हैज सरपास्ड द सेकंड वार्निंग दैट द बॉडी हैड गिवन हिम नेचुरली। एंड फॉर एग्जांपल इफ द पेन परसिस्ट्स, मतलब कि अब दांत का दर्द मुस्तकिल तौर पर हो रहा है और जाता भी नहीं है सिवाय दर्द की गोली खाने से, इसका मतलब कि उसकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी जा चुकी है। ये आप 3 ग्रेडेशंस कर लें दांतों के दर्द की। एनामल कहा जी जाता है बिल्कुल, इनको? तो ये लेयर्स हैं। जी बिल्कुल। मुझे बताओ कि अगर हम चलो बात करते हैं ठंडा गर्म लगने से, जो कि इंतहाई कॉमन वो है और अक्सर लोगों को टूथब्रश करने के बाद ठंडा गर्म नहीं लगता, इसके पीछे क्या साइंस है? देखें, यूँ है कि एक तो पहली बात तो ये समझ लें कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर, फॉर एग्जांपल वेरी हॉट या वेरी कोल्ड, इसके ऊपर अगर ठंडा गर्म महसूस हो रहा है देन दैट्स नॉर्मल। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप गर्म पानी से नहाए तो ठीक है, मगर उबलते पानी से नहाए तो बहुत मुश्किल है। थोड़े ठंडे पानी से नहाए तो शायद अच्छा लगे, मगर बर्फीले पानी से नहाए तो मुश्किल अक्सर चाय नहीं लगती लेकिन ठंडा लगता है, क्या नहीं, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स से अवॉइड वैसे ही करना चाहिए। ठंडा चाय पानी इसलिए जो फ्रिज का होता है? जी, चाय इसलिए हम इसके लिए, चूँकि हम इसके हैबिचुअल हो जाते हैं तो बॉडी कुछ अडेप्टेबिलिटी की तरफ भी चली जाती है। आप उसी बेसिस पे आप इंतहाई उबलता हुआ पानी ले लें, वो आपको ज़रूर लगेगा। आप थोड़ा सी ठंडी चीज़ खाएं, मसला नहीं है, मगर आप जब आइसक्रीम खाएंगे, बिकॉज दैट्स वंस इन अ ब्लू मून, आपको बहुत ज़्यादा एकदम से लगती है आइसक्रीम, एंड दैट्स नेचुरल टू हैपन। दैट्स नॉर्मल। यस, बट लेट्स सपोज कि किसी को रूम टेम्परेचर का पानी भी लग रहा है, या किसी को हर वक्त तो हल्की सी भी चाय पी तब भी दर्द हो रहा है, उसमें फिर ये है कि हम लोग पहले उसकी गम हेल्थ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कैलकुलस रिटेंशन है या प्लाक एक्यूमुलेशन है, तो वो एक गम हेल्थ उससे मुतासर हो जाती है, जो कि एक स्पेस क्रिएट कर देती है बिटवीन द टूथ एंड द गम्स, एंड देयरफॉर जब एक्सपोज हो जाता है दांत, तो उसके जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हैं, जो नीचे नर्व्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील कर रही होती हैं। वजह क्या है इसकी? हम अभी ठंडे गर्म तक ही रहते हैं। नहीं तो एक आम इंसान दिन में अगर 2 मरतबा ब्रश करता है तो उसको नहीं लगना चाहिए ठंडा गर्म? देखें, अब वो ब्रश कर कैसे रहा है? जी, ब्रश कर कैसे रहा है, सबसे बुनियादी बात जो है वो ब्रशिंग नहीं बल्कि ब्रशिंग टेक्निक है। अगर तो वो राइट फुल हैंड फोर्सेस से कर रहा है, राइट टाइप ऑफ ब्रश से कर रहा है। ब्रशेस की भी टाइप्स हैं, आप देखें मीडियम, हार्ड, सॉफ्ट। हम सजेस्ट करते हैं कि हर साउंड बंदा, जो हेल्दी बंदा है, जो हेल्दी इंडिविजुअल है, वो हमेशा मीडियम टूथब्रश ले और एक मीडियम हैंड फोर्सेस से वो ब्रश किया करे। अगर तो फॉर एग्जांपल उसने हार्ड टूथब्रश लिया हुआ है या उसके हैंड फोर्सेस बहुत अग्रेसिव हैं, तो वो खुद ही अपनी एनामल को शेड ऑफ कर रहा है।
और तो और हमेशा 2.5 मंथ्स में वो अपना टूथब्रश चेंज कर ले, बिकॉज टूथब्रश की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है उसके ब्रिसल्स की, जो कि 2 से 2.5 महीने में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद से बंदा फिर फोर्स एक्सर्ट ज़्यादा करना शुरू कर देता है। सो इन द लॉन्गर रन फिर उसको ये इशूज़ आ जाते हैं। अगर प्लाक अक्यूमुलेशन है तो वो अपनी सफाई करवाए और अच्छे से ब्रशिंग किया करे और अच्छे से फ्लॉस किया करे। प्लाक अक्यूमुलेशन इन द लॉन्गर रन सेंसिटिविटी ज़रूर कॉज कर देती है, क्योंकि क्या वो गम और टीथ के बीच में जगह बनाना शुरू कर देती है। एग्जैक्टली। और ये आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे बहुत स्लो प्रोसेस है, हर चीज़ बॉडी में बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि जी आप लाजमी साल में 2 मरतबा कम से कम डेंटिस्ट के पास जाएं, ताकि वो वक्त से पहले किसी मसले को पकड़ ले या मसले को भांप ले। अच्छा, इसी पे मैं रखती हूँ। जी। अब आपको लग रहा है कि सेंसिटिविटी हो रही है, तो क्या सफाई का ख्याल रखने से, अभी हम डेंटिस्ट के पास नहीं गए, अभी हम घर पर हैं, तो अगर फ्लॉसिंग करें, सुबह ब्रशिंग प्रॉपर, जैसे आप कह रहे हैं कि मीडियम स्ट्रेंथ का, मीडियम ब्रिसल्स वाला करें, तो क्या इससे सेंसिटिविटी में कमी आ सकती है? वो अपने जो मसले बढ़ने से ज़रूर शायद रोक लेगा, मगर जो मसला पहले से मौजूद है वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं कर रहा। उस मसले को सॉल्व करने के लिए उसको लाजमी डेंटिस्ट के पास जाके अपनी यूँ कह लीजिए गाड़ी 0 मीटर करानी पड़ेगी। अच्छा, अब गाड़ी 0 मीटर कैसे होती है? अब मैं चली गई डेंटिस्ट के पास क्योंकि मुझे ठंडा गर्म लग रहा है, व्हाट विल द डेंटिस्ट डू? द डेंटिस्ट वुड डू योर स्केलिंग फॉर दिस। वो जहाँ जहाँ प्लाक रिटेंशन एक्यूमुलेशन है वो उन एरियाज़ को वाइप ऑफ करेगा, उधर से प्लाक को रिमूव करेगा, एंड ओवर टाइम जो है वो गम्स हील होंगे, गम्स वापस अपनी जगह पर वापस जाएंगे, तो वो जो एक्सपोज्ड टूथ स्ट्रक्चर्स थे वो दोबारा से शेड ऑफ छुप जाएंगे। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने स्केलिंग करवाई तो हमें लग रहा है सारे दांत हिल गए हैं या लूज हो गए हैं, वो क्यों होता है? वो ऐसे होता है कि ये एक मिसनोमर है। होता क्या है कि बहुत अरसे तक अगर कहीं पे प्लाक अक्यूमुलेशन रहे और बहुत अरसे तक वो फासला जो है वो बढ़ता चला जाए, तो बेसिकली प्लाक जो है, कैलकुलस जो है, वो आपकी बोन रिजॉर्प्शन कॉज करता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसके अराउंड जो है बोन रिजॉर्ब हो चुकी होती है, वेयर एज वो प्लाक के जो स्टोन्स बन चुके होते हैं उनकी सपोर्ट के ऊपर दांत खड़ा हुआ होता है। तो बज़ाहिर तो इंसान को ये लगता है कि जी जब मैंने सफाई करवाई तो उस वजह से दांत हिलना शुरू हो गए, मगर एक्चुअली वो दांत एक गंदगी के जो है वो ढेर की वजह से वहाँ पे जमे खड़े हुए थे, जो किसी सूरत खड़े रहने नहीं चाहिए थे। इसलिए हम जब वो गंदगी का ढेर, थैंक्स टू गंदगी, नॉट थैंक्स टू गंदगी, ये एक यूँ कह लीजिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो आई वुड नॉट यूज दीज वर्ड्स फॉर इट। एज अ डेंटिस्ट तो कभी भी इसको ब्लेसिंग ना कहो। जी जी, ये आप यूँ कह लीजिए कि आपके मुंह में एक बैक्टीरियल हब है। अच्छा, फिर ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कहते हैं जी ओरल हेल्थ से ही आपकी हेल्थ का ताल्लुक होता है। इस पे जरूर रोशनी डालो कि अगर आपके प्लाक है जिसको हमने सीरियसली नहीं लिया, वो जिंदगी भर, कोई अक्सर लोग तो जिंदगी भर स्केलिंग नहीं कराई होती है उन्होंने, बस ये कहते रहते हैं कि ठंडा गर्म लग रहा है तो आइसक्रीम खाना छोड़ दिया, ठंडा पानी पीना छोड़ दिया। हाउ डज इट अफेक्ट अदर बॉडी ऑर्गन्स? ऑफ कोर्स, देखें एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल समझ लें कि फ़र्ज़ कीजिए आपके घर के बाहर अगर कुछ गंदगी जमा हुई हुई है और आप बाहर से अपने घर के अंदर जाएंगे तो वो गंद कचरा आप अपने जूतों समेत घर के अंदर लेते जाएंगे। दांत भी जो है वो जिस्म का दरवाज़ा है। आप जो कुछ भी दांतों के ऊपर जमा हुआ होगा, आप जो खाना खाएंगे, जो पानी पिएंगे, आप उस गंदगी को खुद ही अपने पेट पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और इससे फिर इवेंचुअली सारी हेल्थ मुतासर होती है। मुझे बताओ कि दूसरे टॉपिक पे बात जाऊंगी, मैं दांतों के ठंडे गर्म पर ही हूँ, जरूर, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आई एम श्योर आप लोग, बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, अक्सर होता है महसूस। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक दांत में ठंडा गर्म लग रहा है, उसका क्या रीज़न है? क्या वाकई सिर्फ एक दांत में ही प्लाक एक्यूमुलेशन हो रही होती है? नहीं, हम लोग जनरलाइज सेंसिटिविटी और लोकलाइज सेंसिटिविटी इनको अलग अलग डील करते हैं। जनरलाइज सेंसिटिविटी में तो हम यूजुअली यही रिड्यूस करते हैं कि प्लाक एक्यूमुलेशन की वजह से, या उसकी गम हेल्थ फिर हम असेस करते हैं या उसकी ब्रशिंग टेक्निक्स असेस करते हैं। बट जब हम लोकलाइज्ड सेंसिटिविटी की बात करते हैं, किसी एक मखसूस दांत के ऊपर हो रही होती है, तो अक्सर ये होता है कि दांत में कोई कैविटी है, डिके है, या फिर उस दांत को किसी किस्म का ट्रॉमा है जिससे उसकी वो प्रोटेक्टिव लेयर्स, ट्रॉमा फॉर एग्जांपल कोई अगर जो है वो पेन चबाता है, कोई नाखून चबाता है, या कोई ढक्कन बोतल का किसी दांत से खोल लेता है, या गॉड फॉरबिड किसी वजह से कोई हड्डी चबाने से या किसी वजह से उसके दांत अंदर से क्रैक हो गया है, उसको ट्रॉमा पहुंच गया है, तो फिर उसकी वो प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं वो मुतासर हुई हैं, इस वजह से वहाँ पर। अब आते हैं दूसरा, अब एक दांत का दर्द का तो आपने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि वो प्लाक की वजह से। दूसरा, और कौन से कॉमन दांतों के दर्द हैं जो आपने कहा कि दूसरी प्रोटेक्टिव लेयर को भी? जी, वही जब एक कैविटी अपने, अब हम कैविटी की बात कर रहे हैं, जब कैविटी प्रोग्रेस कर जाए, कैविटी इनिशियल फेजेस में होगी तो फर्स्ट लेयर को हटाएगी, देन वो सेकंड लेयर को हटाएगी, एंड देन वो थर्ड लेयर को हटाएगी, यूँ समझ लीजिए। तो जब एक कैविटी प्रोग्रेस कर जाती है, दांत का दर्द अपनी इंटेंसिटी में, अपने मैग्नीट्यूड में बढ़ता चला जाता है। पहले तो ये ठंडा गर्म से लगता है, फिर ये होता है कि जब दांत चबाया, कुछ खाया, तब दर्द हुआ, और फिर आखिरी स्टेज ये आती है कि जी मुस्तकिल दर्द हो रहा है। जी, एंड दैट इज व्हेन वी हैव सरपास्ड ऑल द लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन।
किस पॉइंट पे आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखें जी, एक कॉन्सेप्ट है निप द इविल इन द बड, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। वक्त पे लगा हुआ टाका जो इसलिए है तो मजीद डेंटिस्ट्री पे बिल्कुल सादिक आता है, क्योंकि आप जो छोटी सी कैविटी चंद बिल्कुल। 1000 रुपए में जी रिमूव हो बिल्कुल, सकती थी, बिल्कुल उसका आप जी। 30,000 रुपए का रूट कैनाल जी कराते हैं बिल्कुल, जाके, बिल्कुल। है ना? आपने अपना वक्त गुजारने से खर्चा बढ़ाया, अपना दांत गंवाया, अपने अपनी पेन किलर्स तकलीफ का बढ़ाई। खर्चा। जी जी, और अपनी तकलीफ बढ़ाई। और तो और एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने की है कि एक मरतबा दांत का हिस्सा जो गायब हो गया, ख़त्म हो गया, डेंटिस्ट ने आपको वो लौटा के नहीं देना है, वो एक आर्टिफिशियल मीन्स से वो फिलिंग करेगा, जो कुदरती तौर पे आपको मिला था, सो वो अब चला गया। हाँ, डेंटिस्ट्री दूसरा में डेंटल टिश्यू रिपेयरेबल टिश्यू नहीं है। किसी की हड्डी टूट जाती है, हड्डी फिर से हड्डी खुद बन गई। जाएगी, पेट खराब हो गया जी, सर में दर्द हो रहा है, खुद से ठीक हो जाएगा, पर दांत ठीक नहीं होगा और ना उसके लिए कोई तो दवा बेहतर होती उसको है। बचाएं जी अपने बिल्कुल, जो द permanent अर्लियर टू teeth द है। डेंटिस्ट द बेटर। हाँ, अच्छा, ये आप जैसे जो आम पेन किलर्स होती हैं, लोग घर में भागते रहते हैं, जी, ये हमारी किडनीज को वाकई ऑफ खराब कोर्स, करती हैं? ऑफ कोर्स। कभी भी पेन किलर के लिए सिर्फ कहा जाता है कि जब दर्द की शिद्दत आपके इख्तियार, आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए, सिर्फ तब आप पेन किलर लें। और तो और हमेशा पेन किलर जो है वो 8 आवर गैप से ली जाए और कभी भी खाली पेट ना ली जाए। मगर समझने की ज़रूरत यह है कि पेन किलर कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। जाना पड़ेगा। जी, जाना हर हाल में जाना पड़ेगा। पेन किलर तो आप यूँ समझ लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि दीवार में सीपेज है और आप जो है वो सामने पर्दा लगा दें, उससे सीपेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपने आप को जो है वो तसल्ली दे रहे हैं कि मुझे नज़र नहीं आ रही, जबकि पीछे दीवार मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती चली जाएगी। Absolutely. तो पेन किलर का कॉन्सेप्ट सिर्फ उस वक्त के लिए है कि जब तक आपको डेंटल क्लिनिक पहुंचने तक का फासला कवर करना है, सिर्फ उतने वक्त के लिए पेन किलर होती है। मुस्तकिल बुनियादों के लिए पेन किलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, तो एक तो आपने रीज़न बता दिया कि दांत का दर्द हमारी प्लैक एक्यूमुलेशन की वजह से Yes. होता है, दूसरा डिके हो सकता है। Yes. इसके अलावा आपने कहा कि अगर ट्रॉमा है, Yes. चोट लग गई है, कुछ खाने में आपने Yes. क्या हमारी गम हेल्थ की Yes. वजह से भी दांतों का दर्द होता है? एग्जैक्टली, गम हेल्थ की वजह से इवेंचुअली आपको दांतों का दर्द होगा। वही जैसे मैंने आपको बताया कि वो फासला आ जाएगा तो वो टूथ ठीक सरफेस है, नर्व्स एक्सपोज हो हमारी जाएगा, एक्सपोज नर्व्स होंगी। एक्सपोज हो अच्छा, जाएंगे। दांत का दर्द होता ही तब है जब कुछ एक्सपोज हो रहा ऑफ हो। कोर्स, प्रिवेंशन की बात करते हैं कि एक आम जिंदगी में हम कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस या ओरल हेल्थ को हम मेंटेन करने के लिए हम क्या करें? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द राइटफुल टेक्निक टू ब्रश। ये सीखने के लिए आप बहुत इजी, बताइए वो क्या है, राइट? बहुत इजी है। इस वक्त डेमोंस्ट्रेट करना मुश्किल नहीं, होगा। आप ये बता जी। देना कि अगर यूट्यूब पे दस्तयाब यस है, एग्जैक्टली, मैं कहने वाला था कि यूट्यूब पर इसकी वीडियोस दस्तयाब हैं। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपने ये ब्रश करते हुए ये ध्यान रखना है कि क्या आपने अपने हर दांत की हर दीवार साफ कर लिया है कि नहीं। बस इतनी सी बात सिर्फ सोच के आपने करनी है। हर दांत हर साफ हो रहा है दांत की हर दीवार साफ हुई है कि यानी नहीं। कि बैक साइड में? यस ऑफ कोर्स, और हम सिर्फ आगे आगे करते हैं। एग्जैक्टली। और आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले दांत कौन से होते हैं? पीछे के दांत होते हैं। मगर सबसे ज़्यादा साफ हाँ, सफाई आगे में रगड़ते कम होने वाले रहते हैं। दांत कौन से होते ये हैं? हम आगे के और दांत पीछे रगड़ते के रहते हैं क्योंकि हमें नजर नजर आते हैं सारा। मुझे बताओ जी। अरीब, पीछे के दांत साफ करने के लिए तो इट्स नॉट इजी It is very easy, but it's just about your habit. It's just about developing a एंड द habit. टेक्निक। And the हाउ technique, इम्पोर्टेंट इज टू क्लीन योर टंग? Very important because एक जो भी आप खाना खाते हैं उसकी एक फिल्म सी बन जाती है आपकी ज़बान के ऊपर, और वो सफेद रंग की। यस, और वो एक बैक्टीरियल ग्रोथ का हब बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हेलिटोसिस होता है। हेलिटोसिस मींस बैड ब्रेथ। मुंह से आने वाली बदबू का असल सबब ही वो ज़बान के ऊपर जमा हुआ खाना की वो तय होती है। और लोग दांत रगड़ लेते हैं, जबान छोड़ देते ज़बान हमेशा जब भी वो ब्रश करें, एक तो हर खाने के बाद ब्रश करना और ज़बान साफ हैं। करना। हर खाने के तो बाद? अच्छी बात यही होगी कि लेकिन ऐसा आपको अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू ब्रश योर टीथ एट नाइट? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसी वक्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसकी नेग्लिजेंस शायद बर्दाश्त हो सके, मगर सोने से पहले की नेग्लिजेंस जो है वो किसी को और हम बर्दाश्त नहीं आमतौर पे कुछ ना कुछ खा वा के फिर नहीं। बस नींद आ गई नहीं। तो सो गए। देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये सारा जो है वो एक केमिकल इरोजन का गेम है। अब जो भी पीएच लेवल मुंह का होगा वो दांतों के ऊपर असरअंदाज होगा। अब आप ये देखें कि 8 से 9 घंटे इंसान सोता है, अगर कुछ वो खा के सो गया तो उसके अंदर के जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल जो उसी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वो इतने अरसे तक इन एक्शन रहेगा। और हमेशा जो कैविटी डेवलप होती है वो ओवरनाइट नेग्लिजेंस की वजह से ही होती है। तो रात सोने से पहले ब्रश को मैंडेटरी समझा जाए। और वो हमारा बहुत बड़ा खर्चा बचा जी सकता ऑफ है। कोर्स, हर चीज़ बचा सकता है। दांत वो एक ऐसी चीज़ है जो दांत के अमराज में कोई भी मर्ज इडियोपैथिक नहीं है, मतलब कि जिसका रीज़न नोन ना हो। डायबिटीज़ है, उसका रीज़न नोन नहीं है। शायद कोई इंसान जब अच्छी वॉक भी करता हो, हेल्थ का ख्याल भी रखता हो, उसको फिर भी डायबिटीज़ हो सकती है। अगर आप दांतों का ख्याल रखते हैं, आपको दांतों में कोई मर्ज जिंदगी भर नहीं होगी। तो ये जो सब कुछ गड़बड़ी हो रही है हम सबके दांतों में Negligence हमारी की वजह अपनी से। जी, हरकतों of की course. वजह से। जी ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे टुवर्ड्स द एंड एनीथिंग यू वांट टू से? दूसरा अरीब, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वेयर डू यू प्रैक्टिस? I practice at the Medicare Hospital at Shahid Mulatai Road, and then there's a
clinic by the name of Dental District at Khaiban Shahbaz. Hmm. I usually do these मैं ये oral hygiene sessions देता रहता हूँ, oral hygiene की teachings करता रहता हूँ अपने social media पे. I am with my name on the social media. Dr. Syed Aribuddin is my name. डॉक्टर सैयद अरीबुद्दीन, yes. यही तक नाम? Yes. सैयद अरीबुद्दीन, AREEB. Yes, UDDIN. और फेसबुक वगैरह पे Yes, of आपका? course, all social media platforms. तो ये अच्छा, आखिरी बात अगर मुझे बताएं कि जैसे जैसे वक्त गुजरा है तो एडवांसमेंट जो आई है डेंटल हेल्थ की, उसमें तो क्या व्हाट्स डिफरेंस यू हैव सीन कि अब आसानियां हो गई हैं, पहले नहीं थी? अब आसानी इस तरीके से हो गई है कि जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, उस हिसाब से मटेरियल्स आ जाते हैं. पहले हम लोग एक मटेरियल होता था कॉम्पोजिट जो है वो पहले एक हार्ड मटेरियल होता था, उसको आप दांत में डालते थे, फिर उसको सॉलिडिफाई करते थे, दांत की वो सारी वॉल्स पे पहुंचा नहीं पहुंचा एक क्वेश्चन मार्क रहता था. अब वो फ्लोएबल में आ गया है, अब फ्लो वो पूरे सरफेस पे कर जाएगा. सो थिंग्स लाइक दैट. और ऑफ कोर्स इम्प्रूविंग ज़रूरत ईजाद की माँ से, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशंस. तो इस तरीके से मामला आगे बढ़ रहे हैं और अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं. एक बहुत इम्पोर्टेंट आखिरी सवाल. जी जी. एक मिथ है कि रूट कैनाल जो है वो क्योंकि डेड कर देता है आपकी नर्व्स को, तो इट्स नॉट गुड फॉर योर जॉ गम हेल्थ या ओरल हेल्थ. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये सारे मिसनोमर्स हैं. और अगर किसी का कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा भी हो तो वो हमेशा प्रैक्टिशनर की गलती होती है, मतलब कि डॉक्टर की तरफ से कोई नेग्लिजेंस. ऑब्वियसली 100%. सही. थैंक यू सो मच आपके वक्त का. और आई होप कि जो हमने सवालात सोचे हुए थे आपने जवाब एक तो उनके सही दिए. कोई एक आध शख्स अगर दांत का दर्द से में मुब्तला हो तो सैयद अरीबुद्दीन, यू कैन फाइंड हिम ऑन फेसबुक, और आप शहीद मिलत पे भी प्रैक्टिस करते हैं. तो जनाब, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम. अरीब ने सीधा सीधा बता दिया कि अगर हो रहा है तो आपका अपना कसूर है. तो मैं भी अभी ये सोच रही हूँ कि हम, हाँ, वही वाली बात है ना, जो सीपेज वाली दीवार पे जो पर्दे वाली मिसाल है, बिल्कुल सही है कि हमें लगता है कि तो दिखने में अगर सब कुछ सही है तो बस सब अच्छा है. हम अपनी ही बीमारियों को बड़ा करते हैं. छोटे से फोड़े को कैंसर हम खुद बनाते हैं, छोटे से कहीं दर्द होता है, हमें तो यही नहीं पता कि क्रॉनिक पेन क्या होता है. हम जिंदगी भर पेन्स के साथ रहते हैं. हम कहते हैं अरे भाई अब तो मैंने कमर के दर्द से दोस्ती कर ली है. पता तो करो क्यों हो रहा है. 4 दिन से ज़्यादा कोई पेन होना नहीं चाहिए. अल्लाह साहब की हड्डी टूटी हुई है, टेढ़ी है, आड़ी है, दांत भी आपकी हड्डियाँ हैं. ऐसे करके मैंने देखा अक्सर बैठे होते हैं, मुंह सूज रहा है, क्या जी दांत का बहुत दर्द है, फिर एनसेट खाते रहेंगे, दूसरी दवाएं खाते रहेंगे. तो खुदारा अपने ऊपर थोड़ा सा रहम कीजिए, डॉक्टर के पास चले जाएं, क्योंकि आज थोड़े पैसे खर्च होंगे, कल वही कमेटी डालनी पड़ेगी रूट कैनाल के लिए. तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ. ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी. अब मैं आपको लेके जाऊँगी शेफ़ साइमा के किचन में और फिर देखेंगे क्या बन रहा है. आज कुछ बहुत मज़ेदार बन रहा है. मैं अभी आपको मिलाती हूँ शेफ़ साइमा से. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अब मैं आपको लेके जाऊंगी किचन में शेफ़ साइमा के पास और जानेंगे आज क्या बन रहा है. और आज जो है कुछ मीठा नहीं बन रहा. हमने कहा इतनी दांत की दर्द के बारे में बात की है तो आज हमें कुछ नमकीन बना दें. लेकिन रिसर्च से साबित हुआ है कि दांत का दर्द किसी भी चीज़ से हो सकता है, नॉट नेसेसरी वो जो नहीं बचपन में कहते थे इतना मीठा खाओगे तो दांतों में दर्द होगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है, कैसे? बिल्कुल खैरियत. साइमा, क्या बन रहा है आज? पहले तो मैं ये बता दूं कि एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ बन रही है, जैसे आपने मेंशन कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि इतना फ्राइंग आइटम आप खा खा के शायद थक गई हैं. तो आज जो है हम बनाने जाएंगे मलाई चिकन हांडी, जैसे कि हमने बात की थी. और यहाँ सारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि पराठों का इंतज़ाम कर लीजिए प्लीज़. तो और मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी. अभी आपने जब प्रोग्राम का आगाज़ किया तो आपने क्रिएटिव थिंकिंग की बात की कि वाइल वॉकिंग आपका ये प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है, विच इज़ सो ट्रू. क्योंकि अभी जब आपने बात की तो मैं भी सोच रही थी कि हम जब एक वॉक कर कर आते हैं तो जो सारा दिन की थकन होती है वो दूर हो जाती है और एनर्जेटिक मैं तो कम से कम बहुत ज़्यादा फील करती हूँ. और आने के बाद जो सारा दिन सोचा हुआ होता है वो और डबल मल्टीप्लाई बाय 2 होके जो है ना. तो रिसर्च ने प्रूव कर दिया ना कि वॉकिंग आपकी सेहत को ही नहीं आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करती है. बिल्कुल.
बिल्कुल नहीं, तो ये तो बहुत ही और आप देखें ना, जबरदस्त। जब हम वॉक करते हैं तो आइडियाज कितने आते हैं। एक नमाज के टाइम पे सारे आइडियाज आ जी जाते जी हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा ही वॉक के टाइम पे। मैं यही बोलने वाली थी, जैसे नमाज के टाइम पे हमें सारे काम याद आ रहे होते हैं, वैसे ही जो है हम वॉक के वक्त पे भी अपने आगे के टाइम को प्लान कर लेते हैं कि क्या क्या करना है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत जनाब ही- अभी बताइए, अभी क्या क्या जी, प्लान करें, ठीक क्या है। क्या खरीद लें आज अगर हमें ये बनानी है तो। ठीक है जी, अब हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ मलाई चिकन हांडी के लिए हमने ली है तकरीबन 500 ग्राम बोनलेस चिकन। और आपको पता है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि थाई लेग का लूँ गोश्त, क्योंकि वो जो है काफ़ी अच्छा जूसी रहता है। तो थाई लेग में आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी और ड्राई नहीं होगी। तो 500 ग्राम मैंने यहाँ बोनलेस चिकन ले ली थी, इसको क्यूब्स में कटवा लिया था। हांडी कट में ले लीजिए, या हांडी कट से थोड़ा छोटा कट भी आप ले सकते हैं। और इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था फॉर एन आवर और फॉर कपल ऑफ आवर्स। आप इसको रात में भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर वो ना हो तो आप पेपरिका पाउडर डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक शामिल किया था, बहुत थोड़ा सा नमक शामिल कीजिएगा। और 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ले लिया था। उसको मैरिनेट करके मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसमें जो है मैंने तकरीबन 1 प्याज ले लिया है दरमियाने साइज़ का, जिसको मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। ठीक है, फिर इसमें 1 चम्मच 1 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट मैरिनेशन में भी शामिल किया हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, लेकिन हमें मसाला रिक्वायर होगा तो हम 1 टेबल स्पून ही डालेंगे इसमें। इसके अलावा इसमें मैंने 3 बड़े टमाटर ले लिए हैं, उनको ब्लेंड कर लिया है, प्योरे बना लिया है। तो आप इस तरीके से इसको सिंपल लेके और अपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिए, आपके पास टमाटो प्योरे आ जाएगी। फिर हम इस हांडी को मज़ीद कलर देने के लिए और एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर ऐड होगा, वो होगा 2 टेबल स्पून ऑफ टमेटो प्योरे या पेस्ट, जो जार में आता है या टिन में भी आता है, बॉटल में भी अवेलेबल है, बाहर अवेलेबल है इजीली। आप इसमें 2 टेबल स्पून वो ऐड करें टोमेटो पेस्ट, क्योंकि टोमेटो पेस्ट जो होता है वो ज़रा सा गाढ़ा भी होता है और उससे कलर बहुत आपका अच्छा आ जाएगा। अगर आपके पास घर में ना हो तो आप ना डालें, कोई मसला नहीं। आप उसकी जगह ना फिर आप यूज़ कर लें कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी बढ़ा के, ताकि हांडी का कलर अच्छा आ जाए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं ड्राई स्पाइसेस बता देती हूँ। वो कुछ यूँ हैं, नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे। हाफ़ टीस्पून हल्दी यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे कुटा ज़ीरा लिया है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, वो आप इसमें शामिल कीजिएगा। आप जो रोस्टेड जो नहीं होता ज़ीरा वो मत लीजिए, बल्कि उसको कूट लीजिएगा और भून भी लें। और बहुत ही थोड़ी सी 1/4 टीस्पून के बराबर काली मिर्ची जाएगी। इसके अलावा इसमें जो 2 चीज़ें जो इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, जिससे ये बहुत अच्छी और फ्लेवरफुल बनेगी, वो है काजू का पेस्ट। अच्छा, अब काजू का पेस्ट आप लोग कैसे बनाएंगे कि आपके घर में काजू मौजूद होंगे तो आप 1/4 कप काजू ले लीजिए। फॉर आधा किलो हांडी की बात हो रही है। उसको बहुत 1 या 2 चम्मच पानी डालकर उसका पेस्ट बना लें। अगर आपके पास काजू अवेलेबल नहीं है तो बादाम का इस्तेमाल करें, लेकिन ये मैंडेटरी पार्ट है, मैंडेटरी इंग्रेडिएंट है इस डिश का, तो इसलिए ये आपने इस्तेमाल करना है। तो मुझे बताओ साइमा कि जी। सब लोग काजू का इस्तेमाल करते हैं या लोग जैसे मैं पहली बार सुन रही हूँ कि इसमें काजू का पेस्ट डल रहा है। जी माविश, ये मलाई चिकन हांडी है। हम लोग एक रेगुलर हांडी भी बना रहे होते हैं, उसमें वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना? मलाई चिकन में काजू डलता है। मलाई चिकन हांडी में काजू डलेगा तो उससे एक थोड़ा सा वो मलाई मलाई थिकनेस वाली Right. जी, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। जब आप इसको टेस्ट करेंगी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि रेगुलरली तो हम टमाटो प्योरे वगैरह से बना रहे होते हैं, थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं, जिससे हम चिकन हांडी कहते हैं। लाल हांडी आती है, एक वाइट हांडी आती है,
वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे बताना सिखाएंगे। चलो, ठीक है। अब इसलिए शुरू मैं करें। जी इसलिए मैं इसमें काजू पेस्ट यूज़ करूँगी और फिर इसमें जाएगा आखिर में हम क्रीम शामिल करेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, जैसे कि हम अक्सर चिकन कढ़ाई वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, तो हांडी में भी जो कसूरी मेथी का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तकरीबन मैं इसमें 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी, अच्छा थोड़ा सा ऑयल आप बढ़ा लें, क्योंकि ज़रा सा ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर ऑयल आता है, तरी आती है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऑयल जैसे ही हमारा गरम होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी अनियन पेस्ट, यानी प्याज का जो पेस्ट बनाया हुआ है वो मैं डालने जा रही हूँ। अच्छा वो मैं अभी डाल देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी है तो ये उड़ेगा, देर लगाएगा ना? जी उड़ेगा और भी। इसकी रॉनेस भी ख़त्म करनी होगी ना माविश, तो मैं अभी ही शामिल कर दे रही हूँ। प्याज का पेस्ट बहुत देर लगाता है ना फ्राई होने में फ्राई होने में। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके थोड़ी देर बाद डालो। जी बस ये इसकी रॉनेस जैसी ख़त्म होगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा प्याज के साथ मसला ये है कि अगर आपने प्याज को कच्चा छोड़ दिया ना तो आपका पूरा सालन जो भी आप बना रहे हैं वो प्याज के कच्चेपन साथ की भी तरफ यही और टमाटर के साथ भी यही है कि अगर आपने बस कच्चा छोड़ा और आपका खाना खराब, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे और ही। फिर इतनी डांट पड़ेगी कि आपका खाना खराब। जी बिल्कुल। तो प्याज पर टाइम लगा लें, मैंने हमेशा पहले समझाया हुआ है कि प्याज को भूनने में टाइम लगा लें तो अच्छी बात है। और जिन खानों में मैं बताती हूँ आप लोगों को, जिन खानों में फ्राइड अनियंस डलती है तो लोग घंटों खड़े होके पहले इतनी प्याज काटेंगे फिर उसको फ्राई करेंगे। आप एक दिन टाइम लगाएं, 1 घंटा 2 घंटा, ढेर सारी प्याज 2 किलो काट के फ्राई करके एक साथ जिपलॉक बैग में रख लें। आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और कोशिश करें कि जो बाज़ार में प्याज मिलती है पैकेट में अवेलेबल होती है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनमें बहुत केमिकल होता है। अक्सर वो प्याज के छिलके तक फ्राई उसमें हुए हुए होते हैं जो कि हमें आपको मालूम नहीं होता। इसी तरीके से बाहर अक्सर अब ये होने लग गया है, लहसुन भी फ्राई मिलने लग गया है तो लहसुन के छिलके भी उसी में डाल के वो लोग फ्राई कर लेते हैं। तो जो चीज़ आप घर में कर रही हैं, अपनी आंखों के सामने कर रही हैं, अपने हाथ से कर रही हैं, उससे बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं है हेल्थ वाइज। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ज़रूर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन हमें मालूम नहीं हो रहा होता जब तक कि हम खुद उसको इस्तेमाल करके ना देख लें। तो जितना काम आप लोग घर में कर सकते हैं, आसानियाँ तो हैं बाहर रेडीमेड हर चीज़ मिलने में, लेकिन उन आसानियों के साथ बीमारियां भी बहुत सारी ज़ाहिर सोचा प्याज से बीमारियां लिंक्ड होती हैं। हम अक्सर ये गलती भी करते हैं कि प्याज काट के फ्रिज में रख दी, बारीक बारीक काट के फ्रीज़र में रख दी, फिर उसमें बहुत अजीब सी बू आती है। तो प्याज के अंदर ये खासियत है कि अपने इर्द गिर्द का बैक्टीरिया फ़ौरन ही जस्ट करने लगता है अपने अंदर। तो अगर आपको बीमार पड़ना है तो आप प्याज काट के बाहर खोल के थोड़ी देर रखें और फिर खा लें, तो आपके अंदर सारी वो बीमारियां जो आपके एनवायरनमेंट से चली जाएंगी। इसीलिए पुराने वक्तों में कोई बीमार हो जाता था, कोई वायरल इन्फेक्शन होता था तो कॉर्नर में कमरे में प्याज काट के 2 प्याज खोल के रख दिए जाते थे तो पूरे कमरे का बैक्टीरिया वायरस अपने अंदर एब्जॉर्ब करता था। इसीलिए प्याज अल्लाह ताला का ना एक निज़ाम है। अगर कोई भी चीज़ अल्लाह ताला को पता होती है हमारे लिए अच्छी नहीं है तो उसकी खुशबू या उसकी बू ऐसी हो जाती है कि इंसान को वो रिपेल मतलब वो चीज़ को पसंद नहीं आती। प्याज आप फ्रेश काटें, उसका मज़ा और उसकी खुशबू, और आधा घंटा आप रख दें, अजीब भसकी सी बू आने शुरू हो जाती है प्याज के अंदर। तो प्याज बिल्कुल फ्रेश काट के इस्तेमाल किया करें। दावतों में जाएं और कहीं प्याज सैलड में कटी हुई हो, कोशिश करें प्याज और टमाटर पुराने कटे हुए मत खाएं, ये बैक्टीरिया का गढ़ होता है। यही वजह है कि हम फिर अक्सर शादियों में दावतों में जाते हैं, वो लीमू वाली प्याज के लच्छे खाते हैं और अगले दिन हम बाथरूम में बैठे होते हैं 4-5 मरतबा। बिल्कुल सही। बस हो गया आपका फ्राई हुआ है? जी मुझे बताओ अभी क्या क्या करोगी साइमा? ये फ्राई करके चिकन रखोगी? जी मैं अब अदरक लहसुन इसमें डालने जा रही हूँ। ये हल्का सा जो है इसमें पिंक कलर आना शुरू हो गया है, प्याज की खुशबू भी आ रही है। देखिए ये ऐसे ऐसे जमा जमा सा महसूस होने लग जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका प्याज जो है ऑलमोस्ट भुनने की तरफ आ चुका है। अच्छा मैं अदरक लहसुन जब शामिल करूँगी तो उसके बाद फिर मैं डालूँगी, अदरक लहसुन डाल के भी 1 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और आपको मैंने पहले ही बताया हमारे पाकिस्तानी खाने आपको पता है सब चीज़ें भूनने ही की हद तक हैं। जितना आप भूनेंगे जितने हम इसके न्यूट्रिशंस तबाह बर्बाद करेंगे उतना ही मज़ेदार होगा। बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा यहाँ पे हम वो हैं कि कुछ कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू रह तो नहीं गई उसको भी उस वक्त तक हमें फ्राई करना है खाना। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम हैरान होते हैं कि यार इतना अच्छा खिलाती हूँ मैं बच्चों को, बच्चे सेहत नहीं पकड़े भाई, तो खुदा के लिए कच्ची सब्जियाँ खिला दो उनको। सही। अच्छा भाविश, अब ये देखिए थोड़ी देर में बस 1 मिनट तक हम वेट कर रहे हैं। इसके बाद जो मैरिनेटेड चिकन है वो मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। मैरिनेटेड चिकन डाल के मैं इसको तेज़ आंच पे इसके जूसेस लॉक होने तक कुक करूँगी। अच्छा, थाई लेग है तो थाई लेग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है पकने में एज़ कम्पेयर टू सीने के गोश्त के, मुर्गी का जो सीने का गोश्त होता है। उसके बाद मैं इसमें जैसे ही ये कलर चेंज करेगा, मैंने सिर्फ कलर चेंज करना है इस वक्त, इसके गलाना नहीं है। हाँ, डन होने का इंतज़ार नहीं करना। मैं अपने तमाम मसाला जार शामिल कर दूँगी, ठीक है। तमाम मसाला जार शामिल कर भी जो है वो मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी और हल्का सा छींटा दूँगी पानी का, ताकि मसाला का भी जो है कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, मैं इसमें चिकन अब डालने जा रही हूँ ताकि चिकन भी साथ साथ हो जाए और आप लोग सब। अच्छा, और फिर जब आपका गल जाएगा चिकन तो फिर उसमें आप बाकी चीज़ें शामिल करेंगे? नहीं माविश, मैं बताती हूँ। जैसे ही हम मसाला फ्राई करेंगे ना, अभी मैंने इसको छोड़ दिया, आपको पता है मैं थोड़ी देर ज़रा ऐसे छोड़ देती हूँ। ये कलर मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी, मैं अंदाज़ा लगाना चाहती हूँ किस पुरमसरत मौके पे ब्रेक ले लेंगे मतलब इस मौके पे हम ब्रेक ले लें। अगर आपके पास 2 मिनट हैं तो हम मसाला डाल के फ्राई करते हैं। मैं जब तक अपना प्रोसीजर भी बता देती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मसाला डालूंगी, फ्राई करूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही ये फिर मैं टमाटो प्यूरे डालूंगी, टमाटो पेस्ट डालूंगी और इनको ढक के 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। तो इतनी देर में हमारी मुर्गी अच्छे से गल चुकी होगी और हल्की सी ग्रेवी रेडी हो चुकी होगी, यानी सारी चीज़ें रेडी होने की तरफ आ चुकी होगी। तो जैसे ही फिर आपको नज़र आएगा कि हमारी मुर्गी गल गई है और इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है टमाटर के पानी के साथ ही, तो फिर हम आखिर में अपना काजू का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि काजू के पेस्ट को हमने कुक नहीं करना है बहुत देर तक, वरना ये नीचे लगेगा, ठीक है। और फिर हम क्रीम शामिल करेंगे आखिर में, ऊपर से कसूरी मेथी और सारे ग्रीन हरे मसाले डालकर डिश आउट करेंगे अपनी डिश को। तो यहाँ देखें ये इस वक्त कितने अच्छे से ये फ्राई भी हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा, मैं इसको हल्का कर देती हूँ। हाँ, अच्छा, तो एक क्या हम ये काम कर सकते हैं कि हम ये काजू का पेस्ट और क्रीम हम दोबारा जब वापस आए आपके पास तब आप दिखा दें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये करती हूँ कि ग्रेवी और इसको फुल कुक करके छोड़ देती हूँ। ये कर लीजिए, बाकी मिक्सिंग हम आपके सामने करेंगे। ठीक है ठीक है। तो क्या मैं ब्रेक ले लूँ? जी बिल्कुल, आप ब्रेक पे जा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे एक इंतहाई सेंसिटिव और अहम मौजू पे बात करेंगे। अहम मौजू सारे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी गैर अहम मौजू पे गप्पे लगाने में बैठ गए, लेकिन ये बहुत एक सेंसिटिव मौजू है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पे बात बहुत ज़्यादा हो रही है और बात करते करते हम शायद उस पॉइंट पे आ गए कि अब हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि तकलीफ़ को कहते हैं ना, एक जोक पे जिस तरह बार बार हंसी नहीं आती, इसी तरह किसी का एक दुख सुन के आपको जिस तरह पहली बार तकलीफ़ हुई होती है, ऐसे ऐसे तकलीफ़ का एहसास कम होता है, जो कि बहुत नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बेहिस लोग हैं, हम बेहिस विद टाइम हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ गज़ा और गज़ा में जो इस वक्त बर्बरियत बरपा है उसके बारे में। तो हम बात करेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि आज जो हमारे बच्चे हैं वो सिर्फ खामोश तमाशाई बन के इस पूरे तमाशे को ना देखें, वो एज एन एक्टर, मतलब वो क्या अमल, उनका क्या अमल होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारा क्या किरदार होना चाहिए। क्योंकि हम एज पेरेंट्स, हम खुद अब वो हो गए हैं कि भाई कोई वीडियो होता है तो हम स्क्रॉल अप कर देते हैं, हम देखना नहीं चाहते, हम उस तरफ सोच ही नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया अपनी मस्तियों में लगी हुई है और गज़ा के आपके सामने क्या हालात हैं। तो इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने एक साइकोथेरेपिस्ट को बुलवाया अपने साथ और अभी उनसे जानेंगे कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मेरे साथ मौजूद हैं आयशा जमाल, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट है और बहुत सारे काम कर रही हैं। अभी इन्हीं से जानेंगे वो क्या क्या करती हैं और जो मौजू है जिसको आज हम ज़ेर बहस रखेंगे
वो है जी गज़ा में बरपा बरबरियत, और इसमें हमारा क्या किरदार होना चाहिए और हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो खामोश तमाशाई बनने के बजाय कुछ अमल करने वाले बच्चे बने। हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। वैसे तो हमें महसूस होता है कि बेबसी है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट वन कैन डू। सबसे पहले मैं आपको गेस्ट से मिलवाती हूँ और फिर हम जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कौन हैं, क्या करती हैं? मुझे तो पता है, बाकी लोगों को जिनके लिए आप नहीं हैं। सो मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। मैं हेड करती हूँ सेंटर ऑफ इंक्लूसिव केयर, एक इदारा है जो जिनमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करती है। तो डायग्नोस्टिक से लेके इंटरवेंशंस तक हम बड़ा होलिस्टिक काम करते हैं, सिस्टमिकली काम करते हैं, फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, एडल्ट्स के साथ, उनके स्कूलों के साथ, ताकि जो भी वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको किस तरह हम डील कर सही। सकें। और इसके अलावा आप एक और बता रही थी, इस्लामिक जी, ISIP एक इदारा है जिसकी मैं मेंबर हूँ और अनकरीब बोर्ड मेंबर के लिए मुझे इनविटेशन है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक साइकोलॉजी। इस्लामिक साइकोलॉजी क्या होती है आयशा? ये एक्चुअली इस्लामिक साइकोलॉजी 9th सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज हमारा दीन बड़ा होलिस्टिक है, राइट। सो हमें नहीं पता था, क्योंकि मैं वेस्टर्न पैराडाइम में मैंने ट्रेनिंग ली, लेकिन अक्सर महसूस ये होता था कि जहाँ तज़ाद आता था और आप कंफ्यूज्ड होते थे कि आप हैं तो मुस्लिम, आप किस तरह आप किस तरह होल्डिंग दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, और रिलीजन को अपनी स्ट्रेंथ बना के कैसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट बीइंग प्रीची, बट सो व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, तो वो सो इत्तेफाक से फिर ये इदारे के जो हेड थे सैयद जमालुद्दीन मीरी और सिस्टर फातिमा, इन्होंने अप्रोच किया कि आप पाकिस्तान एज अ चैप्टर, यहाँ पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है और इतनी किताबें लिखी गई हैं, तो फिर मैंने ये इदारा ज्वाइन किया। और इस्लामिक साइकोलॉजी कम्प्लीटली एक पूरा डिसिप्लिन है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे इससे एक और आइडिया आ गया कि हम दोबारा आपको इनवाइट करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट इस्लामिक साइकोलॉजी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न साइकोलॉजी। कमिंग टू द टॉपिक, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आई थिंक हम सब इतने महीनों से सिर्फ और सिर्फ तमाशाई बने हुए। शुरू में हमें तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता हमने वो वीडियोस देखने भी बंद कर दिए हैं, जस्ट बिकॉज इनफ ट्रॉमा हो चुका था। क्या ये जो हम बेहिस हो जाते हैं एक वक्त के बाद, ये क्या नेचुरल प्रोसेस है? इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन द सेंस कि आप जब बहुत ज़्यादा ब्रेन एक हद तक ट्रॉमा देख सकती है, राइट, बट जिस तरह सोशल मीडिया में बार बार आपके सामने ये आ रहा है, तो वाकई एज अ मुस्लिम उम्मा वो कहते हैं ना कि एक पार्ट को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। तो शुरू में हम सब इतने इस पूरे सानिया को अब भी फील तो कर रहे हैं, लेकिन बेबस बहुत फील कर रहे हैं, बहुत महसूस, राइट। और जिस तरह की ये अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक हमने विटनेस नहीं किया है। हाँ। इस किस्म की बर्बरियत। तो और इसका इम्पैक्ट भी है क्योंकि बच्चों के हाथ में तो आजकल स्क्रीन मुसलसल है मौजूद। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, ये चांसेस है कि हम डिसेंसिटाइज हो जाएं और हम भूल जाएं कि जो एक कांस्टेंट स्ट्रगल जो फ़लस्तीन के लोग इस ऑपरेशन में डील कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ मिनट बेसिस। और आयशा, हमने हर वो इमेज और हर वो वीडियो देख लिया जो कि एक ह्यूमन माइंड सोच सकता था। जैसे हमने ये भी देख लिया कि लोग दबे में हैं, उसमें से किसी एक को निकाल रहे हैं। हमने ये भी देख लिया कि लोग बच्चे हैं, किसी की आंख नहीं है। मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते थे, हमने उससे ज़्यादा देख लिया। और अब तो ज़ाहिर सोशल मीडिया की वजह से AI एल्गोरिदम्स इस तरह काम करते हैं कि आपने एक दफ़ा कुछ हो गया गले में कुछ भी अगर आपने क्लिक कर लिया तो आपको सेम वीडियोस। और यही बच्चों के साथ हुआ, क्योंकि शुरू में हमने दुख में, तकलीफ़ में, क्यूरियोसिटी में एम्पैथाइज करने के लिए देखना शुरू किया। लेकिन मुझे खुद भी महसूस होता है कि
I myself have started avoiding such videos क्योंकि it makes me feel more helpless, more in pain. और जब आप सुबह कुछ ऐसा देख लेते हैं तो it stays with you. या कोई ऐसा इमेज देख लें, कई इमेजेस आपकी नज़रों से गुजरे होंगे जो आज तक आप भुला ही नहीं पा रही हैं, कई इमेजेस मेरी नज़रों से गुजर गए, लेकिन विद टाइम बहुत सारी लाशें देखना, बच्चों को कटा-पटा देखना हमारे लिए अब एक नॉर्म हो गया. नॉट ओनली अस, हमने कभी कुछ नहीं देखा था, जो बच्चे ग्रोइंग एजेस में, इट वोंट इट बिकम अ चाइल्डहुड ट्रॉमा? सो हम वाइकेरियस ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहे हैं. वो क्या होता है? क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं कर रहे, हम इनडायरेक्टली एज अ विटनेस कर रहे हैं इसको एक्सपीरियंस. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका भी इम्पैक्ट होता है. लेकिन जहाँ ये स्टोरीज़ हैं बर्बरियत की, वहाँ सोशल मीडिया आपको स्टोरीज़ ऑफ होप भी बता रहा है. मुझे लग रहा है कि ये जो स्ट्रगल है फ़लस्तीनियों की, हम उनका ईमान जो हमें देखने मिल रहा है, उनकी माएँ जो इन हालात में भी अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, अपने ग्रुप में वो लेके, अब खाली अपने बच्चों की नहीं, जो सर्वाइव कर रही हैं मदर्स. ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक टर्म कॉइन हुआ है कि चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, क्योंकि पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया और खाली कुछ बच्चे सर्वाइव किए हैं. और तो उस सूरत में ये माएँ दूसरे बच्चों को भी लेके बैठी हुई होती हैं और कुरान की तरबियत दे रही होती हैं, एजुकेशन पढ़ा रही होती हैं, और उनकी वाकई में एक नेक्स्ट लेवल, वाकई मतलब ये सारी चीज़ें देख के जहाँ आपको फील हो रहा है कि होपलेसनेस है, वहाँ बहुत होप भी नज़र आ रहा है. अच्छा, एक और बात यह है कि कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी को भी उसकी जान से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, तो मे बी अल्लाह ताला ने उनको किसी बिगर रिवॉर्ड के लिए इस तरह से बनाया. अब अगर हम अपनी बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, या हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि सिर्फ खामोश तमाशाई ना बने, कुछ करें भी? सो जब इस मैग्नीट्यूड का आप ट्रॉमा देखते हैं, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो उस वक्त अफ्रीका में बहुत बड़ी फैमिन आई थी, और हम जब मेरी आदत थी एज अ चाइल्ड कि मैं डबल रोटी के साइड के हिस्से को ना छोड़ देती थी. तो मुझे याद है मेरे अम्मी अब्बू मुझे न्यूज़ में ख़ास दिखाते थे, क्योंकि उस ज़माने में इथियोपिया के बच्चे ना, मुझे भी याद है जो कि देखो वहाँ क्या हो रहा है और तुम नाशुक्रापन कर रहे हो. यस, तो दे वुड शो अस दोज इमेजेस. उस वक्त तो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन वो देखकर वाकई इंसान को फील होता था कि आई रिमेंबर नाउ, दैट्स द मुझे वो सबसे लजीज पार्ट ऑफ द डबल रोटी लगता है, वो सख्त पोर्शन जो है. बट कहने की ये बात है कि ये एक मतलब अपॉर्चुनिटी तो एक बहुत ही क्रूड सा वर्ड लग रहा है इस सिचुएशन में, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन में कुछ एक होप या कोई एक ब्राइट साइड या अपसाइड होती है. तो इस वक्त क्या है? तरबिया का ये एक तरबिया का मौका है जहाँ आप अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करें. देखें हम कैसे अपने बच्चों को विटनेसेस बनाते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता कि हम स्पेक्टेटर्स बन के कब रह जाते हैं. और ये घरों से ही शुरू होता है. ये एक मौका है कि हम वहाँ तो कुछ नहीं कर सक रहे, तो हम आवाज़ उठाएं. आज मैंने ये पहना हुआ है, आज हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम भूल नहीं रहे हैं फ़लस्तीनियों की तकलीफ़. तो बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि हम कहाँ अपने आप को, हमें ये एज पेरेंट्स ये देखना है कि क्या हम एक दूसरे को तो ऑप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं या हम एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं एज पेरेंट्स, तो हमारे बच्चे क्या हैं? स्पेक्टेटर्स. वो विटनेस कर रहे हैं और वो चुपचाप से देख रहे हैं. तो हम क्या तरबियत कर रहे हैं कि आप ऑपरेशन के सामने चुपचाप से साइलेंट बैठ के देखो. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हर घर में देखने के लिए हम अपने डोमेस्टिक्स को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं. क्या हमारे बच्चे स्पेक्टेटर्स की तरह देख रहे हैं जब हम अपने डोमेस्टिक्स पे चीख रहे होते हैं, या हम अगर कोई वर्क प्लेस में हैं वहाँ अगर हम किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और चीख रहे हैं, तो क्या हमारे इर्द गिर्द के लोग विटनेसेस हैं? हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? ये सारी हमारी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये मौका सेल्फ रिफ्लेक्शन का है कि हम अपने हालात तभी बदल सकते हैं
जब हम अपने घरों में अपने हालात दैट इज़ सो ट्रू। कल भी एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी, हम बात कर रहे थे अदम बर्दाश्त पे, तो हम यही बात कर रहे थे कि कुछ भी हो दुनिया में जिम्मेदारी फ़र्द की ही होती है। आप क्योंकि आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में आप खुद ही हैं, इसके बाद आप चेंज होंगे तो लोग चेंज होंगे। दूसरी बात ये है कि अब मैं कमिंग बैक टू बिकम इम्यून या डिसेंसिटाइज टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन, नॉट पैलेस्टीनियन पीपल, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है। अगर किसी शख्स को महसूस हो रहा हो कि अब मुझे उस तरह तकलीफ़ नहीं होती या मैं वाकई बेहिस होता जा रहा हूँ, क्या इसका कोई रिवर्स केयर है या हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन और इमोशन? आई थिंक एक्सपोजर टू स्क्रीन टाइम तो सब हम वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? ये एक दौर ऐसा है जो हमारे बच्चे वैसे ही ओवर यूज ऑफ स्क्रीन टाइम के साथ जो सोते तक हाथ में जो फोन है, उठते ही इम्प्लीकेशंस पहला। है, हाँ, जो उसकी साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस है उसको तो वैसे ही डील कर रहे हैं। स्टिमुलस जो है वो ब्रेन इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग सो मच। सो आप एक के बाद एक अगर इतने फास्ट इमेजेस आप देख रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो एज पेरेंट्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको मॉनिटर करें और ज़्यादा मॉनिटर करें। एज आई सेड कि जहाँ बच्चे आपको ये गोरी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, आप उनको वो वीडियोस दिखाएं जहाँ वो इतनी मुश्किल में भी उनके रिसोर्सेज अल्लाह ताला हैं, कुरान है, और किस तरह से वो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी, राइट? सो यू डोंट फॉरगेट देयर plight. At the same time, you don't have to watch so much. Your brain is not prepared to, for. अच्छा, अब आपने जैसे 2-3 दफ़ा मेंशन किया कि ब्रेन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, तो क्या ब्रेन की कोई कैपेसिटी होती है कि एक सर्टेन चीज़ें, मतलब क्या ब्रेन हर तरह की चीज़ नहीं ले सकता, गोरी ब्लडी? देखिए क्या अल्लाह ने हमें इस तरह गुजर डिज़ाइन किया? देखिए ब्रेन का जो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, वो वेलक्रो की तरह चिपक के रह जाती हैं। तो हम जब प्रोसेस नहीं कर सक रहे, तो डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड, जो हमें बात समझ नहीं आ रही और वो इतनी जल्दी फ्लैश कर रही है हमारे सामने, राइट? जिसकी कोई हमारे पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लॉजिक नहीं है। तो वो होता है ना, जो एज से पहले कोई चीज़ की एक्सपोजर हो जाती है, तो वी आर नॉट येट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो डज इट अफेक्ट द फ्यूचर बिहेवियर? Yes, it could desensitize us. कल को कोई मर रहा होगा तो आपको लगेगा इट्स नॉर्मल, खून है तो नॉर्मल है। क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, वो खाली हम ब्रेन और बॉडी को अलग तौर पे नहीं देख सकते। वी हैव मसल मेमोरी ऑल्सो, राइट? जिसमें जाके वो स्टोर्ड हो जाता है। अक्सर हमारे बॉडी में दर्द और सर में दर्द, बॉडी में मसल एक्स होती हैं और हम इनएक्सप्लेनेबल, जिसको मेडिकल टर्म्स में बहुत दफ़ा मेडिकल डॉक्टर्स फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, अनएक्सप्लेनेबल पेन्स एंड एक्स, राइट? सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि ये सारी स्टोर हो जाएंगी हमारे। तो ये जो हम ट्रॉमा आंखों से देख रहे हैं, ये जाके हमारी बॉडी में एक्स की सूरत में रह सकता है। जैसे अभी इससे मुझे याद आया कि मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें जैसे स्ट्रेस में कोर्टिसोल रिलीज होता है बॉडी से, तो उन्होंने 10 वो नुकसानात बताए कि अगर बॉडी आपकी स्ट्रेस में रहती है। उसमें इतनी सारी चीज़ें थी जो कि हम उनको महसूस ही नहीं करते, जिसमें मुझे भी बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा कि अगर आपकी आईब्रो थिन होना स्टार्ट हो गई, अक्सर लोगों की एज के साथ थिन हो रही होती है और भी थे, तो हमें ऐसा लगता है चाहिए इस वजह से हो रहा है, हमें एहसास ही नहीं होता कि जो कॉन्स्टेंट आप एक्सपोजर है स्ट्रेस का, और जिसमें बहुत बड़ा किरदार हमारे मीडिया ने भी प्ले किया है, तो इतना डीप रूटेड उसके नुकसानात हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंग्जाइटी कितनी रैम्पेंट है, हर छोटे बहुत यंग एज के बच्चे एंग्जाइटी के इश्यूज को लेके आ रहे हैं हमारे पास भी। तो फॉर एग्जांपल चलें हम इसको अगर पूरी समझने के लिए इसको अगर एक कूजे में बंद करें इस कॉन्वर्सेशन को, तो आपका कहना यह है कि जो हो रहा है तो हम तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में है कि हम बच्चों को इसमें से कोई लर्नड लेसन बताएं। बिल्कुल। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है हम ये बात भी समझाएं कि ये तुम्हारा बार बार ये वीडियो देखना इट्स नॉट टेकिंग यू एनीवेयर, इट्स नॉट इवन हेल्पिंग एनीबडी इन गज़ा। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हमारा एक गिल्टी कॉन्शियस है ना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं देखकर एटलीस्ट रो तो लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट है, मॉडलिंग बिहेवियर,
इस पूरे सानिया से, इस पूरे ऑनगोइंग ट्रॉमा से हम ये अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हम रमज़ान भी एंटर कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ईच इंडिविजुअल टू सेल्फ रिफ्लेक्ट और यू नो काइंडनेस, अपने पार्टनर्स के साथ काइंडनेस शो करें, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ काइंडनेस शो करें, एंड ऑटोमेटिकली यू विल हैव किड्स हु आर बेटर ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो कि मैं करती हूँ, मैं बच्चों से कहती हूँ कि ये तो छोटी सी दुनिया थोड़े अरसे की है ना, एंड दिस वर्ल्ड इज़ एन एग्जामिनेशन हॉल फॉर अस। तो बस ये देखो कि इनको इनका रिवॉर्ड कितना बड़ा है, ताकि ये एहसास ना हो कि ये क्यों पिस रहे हैं, क्या हो रहा है। और दूसरा, हमें इस वक्त हिकमत अल्लाह की या मसलहत अभी नहीं समझ आ रही, बिल्कुल। तो बच्चों को भी थोड़ा रैशनल बातें करना या लॉजिकल उसको एक्सप्लेन करना भी बच्चों के लिए मददगार साबित होगा। लेकिन फिर भी आयशा, डैमेज हैज़ बिन डन, और आगे पता नहीं हमें क्या क्या देखना पड़े। जिस तरह सोशल मीडिया इज़ नॉट गोना गो फ्रॉम आवर लाइव्स, तो हमें इसी तरह की चीज़ों से एक्सपोज होते रहेंगे। लेकिन टेक अवे ये है कि हम बच्चों को इसकी अपसाइड बताएं ताकि थोड़ा बैलेंस हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आयशा। You're welcome. Thank you for having me. थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर कमिंग। और मैं ये सोच रही हूँ कि जो इन्होंने एक वो छेड़ दिया ना मौजू के इस्लामिक साइकोलॉजी, मैं तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने ये टर्म सुनी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस्लामिक साइकोलॉजी कुछ होती है, क्या होती है, उसके क्या डायनामिक्स हैं, क्या पढ़ाते हैं उसमें, या क्या उस पर बात होती है। मैं सोच रही हूँ आयशा को दोबारा किसी दिन बुलाएंगे और पूछेंगे इस्लामिक साइकोलॉजी क्या है। और ये लोग पढ़ते भी हैं इसको अब कहीं नहीं? जी, अब फॉर्मली इसको यूके में भी पढ़ाया जा रहा है। यूके में भी पढ़ाया जा रहा है। खलील सेंटर यूके केम्ब्रिज, Right. पाकिस्तान में भी अब ये कराया जा रहा है। तो मैं बिल्कुल आपको दोबारा इंशाल्लाह मे बी आफ्टर रमदान और मे बी ड्यूरिंग देखते हैं, बट आई विल स्पीक टू यू अबाउट दिस। बिल्कुल। जनाब, आपके हाथ में, जो कहते हैं ना कि आपके हाथ में सिर्फ एक शख्स है, वो है आपका अपना आप और आपका रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। हर मामले के ऊपर आपका दो किस्म का रिस्पॉन्स हो सकता है, या तो रोना धोना या उससे कोई सबक सीखना। बाकी हमें नहीं पता कि व्हाट अल्लाह हैज़ प्लान्ड। हिस्ट्री में इस तरह के बहुत से वाक़े हुए हैं जिसमें हमें लगता है कि इंसान इससे ज़्यादा ऐसे कितना गिर सकता है। लेकिन मुझे लगता है इंसानी जबल्लत है, ये जो जुल्म सितम है ना, ये इंसान के डीएनए में है। दूसरे को हर तरह से टॉर्चर करना। एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरा था, वो वाकई में दिमाग में बिल्कुल ही वो हो गया, मतलब निकाल नहीं पा रही मैं। और मैं रिग्रेट करी, मैंने देखा कि वो इसराइली सोल्जर्स ने फ़लस्तीनियों को खड़ा किया होता दीवार के साथ, और उनके छोटे छोटे चाकू थे और वो ऐसे 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 करके उनकी पीठ में मार रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। मुझे बहुत रिग्रेट किया मैंने वो खोल के, क्योंकि मैं ख़ुद अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि जो आप सोच भी नहीं सकते वो अचानक आपके दिमाग में आता है। और आयशा ने जो बात कही कि जो आपने कुछ देख लिया, उसका ट्रॉमा आपकी बॉडी में कहीं और मैनिफेस्ट करेगा। और शायद हमें जो इधर उधर दर्द हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि हम सब ने 90s में 2000s में काफ़ी कराची में रहते बहुत ट्रॉमा देखा है। स्ट्रेस में हमारी बॉडी बहुत दफ़ा रहती है। खैर, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यकीनन हांडी अपने क्या कहते हैं, अख्तामी मराहिल, अख्तामी मराहिल तक पहुँच रही है। तो अभी मैं आपको लेकर जाती हूँ किचन में और देखते हैं कि हांडी कहाँ तक पहुँची। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है कि मैं एक लम्हा नहीं इंतज़ार कर सकती मज़ीद के जल्दी से खाना ख़त्म करे और मैं खाना खाऊं। हाँ जी साइमा, कहाँ तक पहुँचाएगा? बिल्कुल, हमारी हांडी रेडी है। हमारी हांडी रेडी है। हमारी हांडी रेडी है। हमारी गाड़ी भी रेडी है। हाँ, नहीं, आप जल्दी से शो ख़त्म करके जाए, आज मुझे भी थोड़ा ठीक है माविश, खाने की बेसब्री हो रही है, जाने की नहीं। हाँ, इतनी अच्छी खुशबू है वाकई। माविश, ये अब मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर क्या हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि सॉस किस तरीके की बन गई है। बहुत अच्छी सी सॉस है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगी ये हांडी, क्योंकि ज़रा सा मसाला रहता है तो वो अच्छा लगता है। ठीक है, अब जब हमने बात की थी कि हम इसमें काजू का पेस्ट आखिर में शामिल करेंगे, तो ये मैं अब डालने जा रही हूँ। इसको डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं इसको कुक भी करूँगी ताकि ये थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट हो जाए। और इसको डालने के बाद मज़ीद ये जो है थोड़ी सी जो है वो गाढ़ी होने की तरफ आ जाएगी, क्योंकि काजू या बादाम जो है वो थिकनेस करते हैं किसी भी ग्रेवी में। अच्छा, मैंने ये बता दिया था आप लोगों को शुरू में, दोबारा बता देती हूँ
कि अगर किसी के पास काजू अवेलेबल ना हो तो वो बादाम से बनाए, बट बनाए ज़रूर इसको, यानी उसके बगैर फिर ये वो सादी एक दफ़ा दोबारा बता दो साइमा कि काजू को तुमने रात भर भिगो के सुबह बस पेस्ट बना लिया? नहीं, मैंने डायरेक्ट बस पेस्ट बनाया है। ठीक है, जी, ग्राइंडर में बस ग्राइंड कर लिया। जी, मगर बहुत कम पानी में, ऐसा नहीं कि आपने बेइंतहा पानी ले लिया। और अगर ज़्यादा पानी हो भी जाए तो क्या है, हम उसको सुखा लेंगे? हाँ, सुखा सकते हैं। एक और मैं तरीका बता देती हूँ, हम सबके घरों में ना एक सूखा मसाले पीसने वाला भी मशीन होती है। जी जी। तो आप उसको पाउडर बना लें। पाउडर बना के 1 चम्मच पानी में ना, जैसे हम स्लरी बनाते हैं स्लरी बना लें। वैसे बना लीजिए, वो और भी आसान हो जाए। क्या हम काजू और बादाम दोनों ले सकते हैं? बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं, जितना आप इसमें माल डालेंगे, माल डालेंगे। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन खैर मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं करी, वाकई स्टूडियो में बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। आवेश, बस अब देखें इसका जो कलर है वो बिल्कुल बाजार वाली हांडी जैसा आ गया। और अभी हम इसमें थोड़ा मसाला और मिलाएंगे, यानी माल और डालेंगे माल इसको और रिच करने के लिए। क्या डाल रहे हैं हम? हम क्रीम डालने जा रहे हैं। थोड़ी सी क्रीम मैं इसमें मिलाऊंगी और थोड़ी सी ऊपर के लिए रखूंगी, ठीक है। ऊपर से गार्निश करेंगे और साथ ही मैं इसमें अब चूल्हा बंद कर रही हूँ। क्रीम डाल के अब हमने इसको कुक नहीं करना। इसका बहुत ज़बरदस्त सा सॉस रेडी हो गया है। और ये जो हांडी वगैरह है माविश, इस टाइप की हांडी तकरीबन 300 ग्राम के बराबर, छोटा सा साइज सर्विंग, बाहर 2200 से कम के नहीं है। वेरी ट्रू जी, और इनफैक्ट वो वाले भी रेस्टोरेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा इकनॉमिकल जिसे हम कहते हैं, उनमें भी इनका रेट 1800 रुपये चल रहा है। बिल्कुल सही तो बात। अब जब आप इसको घर में बनाएंगे तो 1800 में 1 किलो पूरा आप बना सकते हैं, जबकि आप रेस्टोरेंट में 250 ग्राम खाते हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए ना कितना फ़र्क पड़ जाता है। 60 से 80% अक्सर प्रॉफिट होता है फूड बिजनेस में, पता है? जी बिल्कुल, इसलिए तो इतनी हमारे यहाँ सिर्फ कराची में फूड ही फूड जो है आउटिंग का वो है, जरिया है इससे कहना मुझे चाहिए। लगता है सामा किस्मत है, इतने लोग काम करते हैं, कई लोगों के बंद हो जाते हैं रेस्टोरेंट्स। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली किस्मत, बिल्कुल, आपकी बिजनेस सेंस, बिजनेस, लोकेशन, लोकेशन, आपकी लोकेशन, प्राइसिंग, बिल्कुल, टीम वर्क आपका कैसा है, टेस्ट। खैर आजकल तो मुझे अब लगता है कि टेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। अच्छी से अच्छी जगह पे खा लो, महंगी सी महंगी जगह पे खा लो, लेकिन टेस्ट जो है ना वो ज़ीरो होता चला जा रहा है। अच्छा माविश, मैंने आखिर में इसमें कसूरी मेथी मिला दी है, ठीक है। और अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। जल्दी से डिश आउट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा और इंतज़ार ना कराना पड़े। थोड़ा सा मुझे लग रहा है नमक मैंने ज़रा हल्की साइड पे रखा था, वो हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर से डाल नमक तो जब दिल चाहे बढ़ा भी सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, नमक हम बढ़ा सकते हैं ऊपर से, लेकिन अगर हमने ज़्यादा डाल दिया तो फिर कम करने में बहुत उसका मुश्किल हो तरीका जाएगी। पता है? कम करने का तरीका? हाँ। जी, वो यहाँ पे मैं ज़ुबैदा आपा को कोट करना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि उनके टोटके हमेशा से बहुत अच्छे और कारआमद साबित रहे हैं। तो उनका जो तरीक़ाकार था, जो मैंने 2-3 बार चेक भी किया घर में, ख़ुद भी एक आध बार मेरा नमक हो गया था तेज़, तो वो आप कहते हैं कि आटे का जो पेड़ा होता है, वो गोली बना के आप डाल दें। बिल्कुल। तो जुबैदा आपा से पहले से हमारे घर में नानी और वो सब कर रहे थे। हाँ हाँ, तो वो भी नानी जैसी थी जुबैदा आपा, तो वो बिल्कुल इतना हमेशा वर्क करता है। आप एक छोटा सा आटे का पेड़ा लेके सालन में डाल दें, वो सारा नमक जो है वो बैलेंस कर देता है। बिल्कुल। अच्छा जी, देखें अब इसमें मैंने थोड़े से ऊपर से काजू भी सजा रही हूँ मैं, ताकि पता लगे कि इसमें काजू मेन इंग्रेडिएंट रहा है। धनिया हमने डाल दिया, मिर्ची, अदरक डाल दी, और अब मैं थोड़ी सी ऊपर से क्रीम डालूंगी इसको मज़ीद जो है जायकेदार बनाने के लिए। ज़बरदस्त। और ये हमने क्रीम पोर कर दी है। इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करें। अगेन ये सहरी या रात के खाने के लिए, इवन लोग, बहुत सारे लोग अफ्तार में खाना खाना पसंद करते हैं। तो ये सारे अब जितने भी अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे एक ऐसी चीज़ जो अफ्तार की हो, और एक हम सिखाएंगे सहरी या खाने का आइटम। ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे सब साफ नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त। ठीक है जी, चलें भाई, अब आप इसको स्क्रीन पे एंजॉय करें, हम अभी खाकर एंजॉय करेंगे, और यकीनन जितना अच्छा ये लग रहा है उतना ही मज़ेदार इसका टेस्ट भी होगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और दांतों का ज़रूर ख्याल रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।